नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और यकीनन एक ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। हमारे पास अब्दुल्ला मंसूर का एक लेख है। ये लेख सुहेल वहीद ने जो एक कहानी संग्रह संपादित किया है, तश्तरी। हाँ, तश्तरी। लेकिन ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लेख असल में उर्दू अदब के इतिहास में एक बड़ी, कह सकते हैं, सदियों पुरानी खामोशी। हाँ, और उसके खिलाफ अब जो एक नई आवाज उठ रही है, उसकी पड़ताल है। बिल्कुल। और मुद्दा है मुस्लिम समाज के अंदर का जातिगत भेदभाव और कैसे पसमानदा यानी जो पिछड़े या दलित समझे जाने वाले मुस्लिम तबके हैं जी, उनके जीवन की सच्चाइयों को उर्दू अदब में लगभग नजरअंदाजी किया गया। हाँ, अनदेखी हुई है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद है इस लेख के आईने में ये समझना कि कैसे उर्दू अदब पर अशराफ यानी ऊंची जाति के तबके का दबदबा रहा, कैसे पसमानदा आवाजों को किबाहे लगाया गया और तश्तरी जैसी जो कोशिशें हैं वो इस चुप्पी को तोड़ने में क्यों इतनी अहमियत रखती हैं। बिल्कुल। चलिए जरा गहराई से इस मसले को खंगालते हैं। जी जरूर। तो लेख की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि तश्तरी महज कहानियों का एक मजमुआ नहीं बल्कि एक साहित्यिक विद्रोह है। ये काफी वजनी बात है। हाँ, है तो। इसे विद्रोह क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल। ये शब्द भारी है, लेकिन इसके पीछे एक वजनदार तारीख है, एक इतिहास है। विद्रोह इसलिए क्योंकि देखिए, उर्दू साहित्य की जो मुख्य धारा रही है, खासकर प्रगतिशील आंदोलन जिसका मकसदी था समाज के दबे कुचले तबकों की आवाज बनना, सामाजिक बराबरी लाना, शोषितों की आवाज, वही आंदोलन मुस्लिम समाज के अंदर जो जातिवाद है, छुआछूत जैसे मुद्दे हैं, उन पर हैरत अंगेज तौर पर खामोश रहा। अच्छा, तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। जो आंदोलन जमींदारी के खिलाफ लिख रहा था, हाँ, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी, हाँ, वो अपने अंदरूनी जातिवाद पर चुप था। लेख इस चुप्पी को कैसे समझाता है? क्या ये अनजाने में हुआ या जानबूझकर? देखिए, लेख का तर्क तो साफ तौर पर इसे जानबूझकर की गई अनदेखी मानता है। अच्छा। ज्यादातर जो बड़े प्रगतिशील लेखक थे वो खुद अशराफ तबके से आते थे। उन्होंने अपने वर्ग हितों से जुड़े मुद्दों पर, जैसे सामंतवाद का विरोध, उस पर तो खूब लिखा। हाँ। लेकिन जब बात अपनी ही बिरादरी में जड़ें जमाए जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव की आई तो उन्होंने जबान सिल ली। अच्छा। लेख तो यहाँ तक कहता है कि उन्होंने खुदा के वजूद पर सवाल उठाए, मजहब की रूढ़ियों को चुनौती दी, पर अपनी जातिगत श्रेष्ठता और उसके जो फायदे थे उस पर कभी उंगली नहीं उठाई। सारी प्रगतिशीलता जैसे उनकी अपनी बिरादरी की दहलीज पर आकर दम तोड़ देती थी। मतलब अशराफ पहचान को एक तरह से बचाए रखा गया। बिल्कुल। इसी सिलसिले में लेख में डॉक्टर गुलाम रब्बानी का जिक्र आता है। वो कहते हैं कि सवर्ण मुस्लिम लेखकों ने एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। वो क्या था और क्यों? डॉक्टर रब्बानी के हवाले से लेख बताता है कि अशराफ लेखकों ने जानबूझकर हाशिए के किरदार और दलित पसमानदा किरदार, अच्छा, इन दोनों के बीच के फर्क को धुंधला कर दिया। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क समझिए, कोई सवर्ण मुस्लिम मतलब अशराफ वो गरीबी या किसी और वजह से हाशिए पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जातिगत पहचान, उसका जो सामाजिक सम्मान है वो बना रहता है, वो ऊंची जाति का ही माना जाता है। हाँ। इसके उलट एक पसमानदा व्यक्ति, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, जन्म से ही जातिगत भेदभाव के कारण हाशिए पर होता है। उसकी पहचान ही पैदाइशी तौर पर नीची और कुछ मामलों में तो अपवित्र तक मान ली जाती है। अच्छा। तो अशराफ लेखकों ने इस बुनियादी फर्क को मिटाकर पसमानदा की जो खास पीड़ा थी उसे एक आम गरीबी की कहानी या मुस्लिम पिछड़ेपन की कहानी बना दिया। अच्छा, मतलब उसे सामान्यीकरण कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और लेख के अनुसार इसका मकसद ये था कि अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर जो भी राजनीतिक और सामाजिक लाभ मिलते हैं उन पर सिर्फ अशराफ का ही कब्जा बना रहे और पसमानदा अपनी अलग पहचान और अपने हक की बात ही न कर सकें। ये तो काफी गहरी साजिश लगती है, पहचान को ही मिटाने की कोशिश। एक तरह से तो है। तो फिर जब पसमानदा लेखकों ने खुद अपने समाज की सच्चाइयों को लिखना चाहा होगा तो उनके साथ क्या हुआ? लेख कहता है कि उनके लेखन को अदबी यानी साहित्यिक ही नहीं माना गया। हाँ। ऐसा क्यों? इसकी सीधी वजह थी कि जो साहित्यिक संसाधन थे, पत्रिकाएं, प्रकाशन घर, अकादमिक इदारे, अदबी अंजुमने, उन सब पर अशराफ का एकाधिकार था। उन्होंने ही तय कर दिया कि असली अदब क्या है। अच्छा। और उनके लिए अदब का मतलब था नफीस यानी परिष्कृत उर्दू,
जिसमें लखनऊ और दिल्ली के कुलीन मुस्लिम घरानों की नज़ाकत हो, उनके मुहावरे हों, उनकी दुनिया हो। तो जब भी किसी जुलाहे, धोबी, कसाई, हज्जाम, गद्दी या हलालखोर समुदाय के लेखक ने अपने भोगे हुए यथार्थ को, अपने दर्द को अपनी जबान में, अपने मुहावरों में लिखना चाहा, तो उनके उस सच्चे और यथार्थवादी लेखन को अदबी नहीं माना गया। क्या कहकर खारिज किया गया? उसे गवारू कहा गया, घटिया कहा गया, इस्लाह पसंद, सुधारवादी या फिर प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया गया। अच्छा। लेखक इसे सिर्फ साहित्यिक असहिष्णुता नहीं मानता, तो क्या मानता है? इसे एक नस्लवादी और जातिवादी रवैया करार देता है, जिसका मकसद था कि जो पसमानदा चेतना उभर रही थी उसे पनपने से पहले ही कुचल दिया जाए। ये तो सांस्कृतिक दबदबे का एक तरीका हुआ है ना? बिल्कुल, अपनी सत्ता बनाए रखने का। इसी अनदेखी की मिसाल देते हुए लेख में डॉक्टर अयूब रायन का एक बहुत मार्मिक सवाल उठाया गया है, एक गधेड़ी यानी गधा पालने वाली जाति की महिला के बारे में। हाँ, वो सवाल तो दिल को चीर देता है। क्या है वो सवाल? डॉक्टर रायन पूछते हैं कि क्या उन गधेड़ियों की बेबसी और त्रासदी को उर्दू कहानी या नज्म में जगह नहीं मिलनी चाहिए, जो अपने बेटे और गधे दोनों के एक साथ बीमार पड़ जाने पर अपनी सारी ममता को जैसे कुचलकर गधे के इलाज को प्राथमिकता देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गधा ही उसके और उसके भूखे बच्चों की रोजी रोटी का अकेला जरिया है। जरा सोचिए उस माँ की क्या हालत होती होगी। हाँ, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर जानवर को बचाने पर मजबूर है वो। ये एक ऐसी भयानक त्रासदी है जिसे सुनकर कोई भी संवेदनशील इंसान कांप उठेगा। लेकिन उर्दू के महान और प्रगतिशील समझे जाने वाले अदीबों को ये त्रासदी कभी नजर नहीं आई। क्यों? क्या वजह हो सकती है? शायद इसलिए कि ये एक नीची जाति की एक गैर अशराफ औरत की कहानी थी। उनकी नजर में ये अदब का विषय ही नहीं था। ये वाकई झकझोर देने वाला उदाहरण है। और लेख सिर्फ यही नहीं रुकता, वो इस्मत चुगताई जैसी बड़ी लेखिका पर भी सवाल उठाता है। हाँ, और ये सवाल भी बहुत अहम है। उनके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, इस्मत आपा ने हिंदू समाज की एक सफाई कर्मी महिला पर अपनी मशहूर कहानी दो हाथ लिखी। यकीनन अच्छी कहानी है। हाँ, काफी चर्चित है। लेकिन लेख सवाल करता है कि क्या उन्हें बंबई के हज हाउस में या अपने घरों के आसपास पखाने साफ करने वाली मुस्लिम हलालखोर यानी मेहतरानी महिलाओं का वो अदृश्य गुमनाम जीवन, उनका दर्द, उनका अपमान, वो कभी नजर नहीं आया? या देखकर भी उन्होंने जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया? अच्छा, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो अशराफी प्रगतिशीलता और अशराफ नारीवाद, फेमिनिज्म दोनों के अंदर के खोखलेपन को दिखाता है। कि महिला अधिकारों की बात करने वाली ये लेखिकाएं मुस्लिम दलित महिलाओं के उस दोहरे शोषण, जाति और लिंग आधारित पर खामोश क्यों रहीं? ये सुनना काफी चौंकाने वाला है, खासकर इस्मत चुगताई जैसी लेखिका के संदर्भ में है तो। और लेख में उर्दू अदब के और भी बड़े नामों का जिक्र है, जैसे कुर्रतुल-ऐन हैदर या राही मासूम रजा। हाँ, उनके कामों में इस नजरिए की क्या झलक मिलती है? कुर्रतुल-ऐन हैदर, जिन्हें उर्दू अदब का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, उनके लेखन पर लेख टिप्पणी करता है कि उन्होंने अवध के ढलते हुए जमींदार मुस्लिम खानदानों की संस्कृति और उनके नॉस्टैल्जिया यानी अतीत प्रेम को ही जैसे पूरे भारतीय मुस्लिम समाज की पहचान बना दिया। अच्छा। लेख याद दिलाता है कि उन्होंने तो खुद एक बार कहा था कि आम आदमी मेरा विषय कभी नहीं रहा। और उनके उपन्यासों में जो आम आदमी नजर भी आते हैं वो अक्सर कहार, पनवाड़ी, खानसामा जैसे सेवादार होते हैं, जिनका काम सिर्फ अपने अशरफ मालिक के किरदार को उभारना होता है। मतलब उनकी अपनी कोई कहानी नहीं होती। हाँ, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र कहानी, कोई अपनी पीड़ा नहीं दिखती। और राही मासूम रजा, उनका आधा गांव तो बहुत मशहूर है। हाँ, आधा गांव, जिसे अक्सर बंटवारे के दर्द और गंगा जमुनी तहजीब के नॉवल के तौर पर पेश किया जाता है। जी। लेकिन सुहेल वहीद, जैसा कि लेख बताता है, इस नॉवल का एक दूसरा स्याह पहलू उजागर करते हैं। वो क्या है? वो बताते हैं कि कैसे रजा, जो खुद सैयद ऊंची जाति थे, उन्होंने अपने नॉवल में सैयद किरदारों के मुंह से जुलाहों यानी बुनकर, जो एक पसमानदा जाति है, उनके लिए बार बार और बड़ी सहजता से भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां कहलवाई हैं। अरे, नॉवल में ये भी साफ दिखाया गया है कि कैसे गांव के अमीर हो चुके जुलाहे भी सैयदों के बराबर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। अच्छा। लेख इसे उस तथागतित गंगा जमुनी तहजीब का असली जातिवादी चेहरा कहता है, जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब उर्दू अदब में ये खामोशी थी,
क्या इसी दौरान कहीं और जैसे हिंदी साहित्य में ऐसी आवाजें उठ रही थी? लेख में हिंदी के मुस्लिम लेखकों का भी जिक्र है। हाँ, और ये नुक्ता बहुत महत्वपूर्ण है। लेख इशारा करता है कि जिस दौर में उर्दू के नामी गिरामी अशराफ लेखक अपनी ऊंची जात की दुनिया और उसके नॉस्टैल्जिया में कैद थे, उसी वक्त हिंदी में लिखने वाले कुछ मुस्लिम लेखक अपने समाज की अंदरूनी सच्चाइयों को ज्यादा बेबाकी और हिम्मत से बयान कर रहे थे। जैसे अब्दुल बिस्मिल्लाह का मशहूर नॉवल झीनी झीनी बीनी चदरिया। हाँ, बिल्कुल सुना है। ये इसका सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण है। ये नॉवल बनारस के बुनकरों, जो पसमानदा समाज का एक बड़ा और अहम हिस्सा है, जी, उनके शोषण, उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदों और उनके जीवन का एक जीता जागता यथार्थवादी दस्तावेज है। इससे साफ पता चलता है कि कमी कहानियों की नहीं थी, कमी उस नजरिए की थी, उस साहित्यिक माहौल की थी जो इन कहानियों को देखना, सुनना और छापना नहीं जाता था। मतलब उर्दू साहित्य पर उस वक्त एक ताकतवर अशराफ गुट का कब्जा था। हाँ, जो सिर्फ अपनी जातिगत श्रेष्ठता की कहानियों को ही मजबूत करना चाहता था। तो इसी खाली जगह को, इसी सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश है तश्तरी। बिल्कुल। सुहेल वहीद ने जब इस विषय पर कहानियां जमा करनी शुरू की तो उनका अनुभव कैसा रहा? क्या उन्हें आसानी से ऐसी कहानियां मिल गई? बिल्कुल नहीं। सुहेल वहीद अपने संपादकीय नोट में एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। क्या? वो लिखते हैं कि जब उन्होंने इस विषय पर कहानियां तलाशनी शुरू की तो उन्हें मिली करीब 150 कहानियों में से सिर्फ 15 या 16 कहानियां ही ऐसी थीं जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के अंदर की जाति व्यवस्था, छुआछूत या पसमानदा यथार्थ पर बात करती थी। सिर्फ 15-16, 150 में से? हाँ, सोचिए, ये छोटा सा आंकड़ा ही उर्दू साहित्य के इस कड़वे यथार्थ को बयान करने के लिए काफी है। सही बात है। लेख एक और पाखंड की तरफ भी इशारा करता है। वो क्या है? कि उर्दू कहानीकार जब कभी किसी दलित किरदार को अपनी कहानी में जगह देता भी है तो वो ज्यादातर हिंदू समाज से होता है, मुस्लिम समाज से नहीं। अच्छा। जबकि वही जातियां जैसे धोबी, नाई, मेहतर, भंगी, हलालखोर वगैरह मुस्लिम समाज के अंदर भी उन्हीं नामों और पेशों के साथ मौजूद हैं और ठीक वैसे ही भेदभाव और अपमान का शिकार है। तश्तरी इसी पाखंड को चुनौती देती है और उन गिनी चुनी लेकिन बेहद जरूरी कहानियों को सामने लाती है जिन्होंने इस गहरी चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत दिखाई है। चलिए अब तश्तरी संग्रह की कुछ खास कहानियों पर बात करते हैं। ये कहानियां कैसे उस यथार्थ को सामने लाती हैं जिसे अब तक छुपाया गया। हाँ। जैसे संग्रह का नाम ही तश्तरी है, इसका क्या मतलब है? शूबी ज़हरा नकवी की कहानी तश्तरी से ही संग्रह का नाम लिया गया है और ये कहानी बहुत प्रतीकात्मक है। कैसे? देखिए, तश्तरी जो आमतौर पर मेहमान नवाजी, इज्जत और साझा करने का प्रतीक है, हाँ। वही तश्तरी जब जाति के संपर्क में आती है तो छुआछूत और पाक नापाक का पैमाना बन जाती है। अच्छा। कहानी में एक छोटी मासूम बच्ची है, वो अपनी जमादारनी यानी सफाई कर्मी महिला को एक तश्तरी में रखकर कुछ खाने को दे देती है। बस घर में कोहराम मच जाता है। बच्ची की माँ का जो गुस्सा फूटता है वो अशराफ घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाने वाली छुआछूत की जड़ों को दिखाता है। क्या कहती हैं वो? वो चीखती है, तुझे नहीं मालूम वो कौन है? वो नापाक है। उसके बर्तनों में हम ऊपर से खाना डालते हैं, उसके पानी का ग्लास अलग रहता है और तूने उसे तश्तरी थमा दी। बाप रे। ये दिखाता है कि कैसे बर्तनों तक को जाति के आधार पर पाक और नापाक में बांट दिया गया है और ये नफरत बच्चों के मन में कैसे भरी जाती है। ये तो रोजमर्रा की छुआछूत का बहुत ही भयानक चित्रण है। बिल्कुल। और दूसरी कहानियां जैसे सलमा जिलानी की स्वीपर या हुसैनुल हक की फितरी अमल, वो क्या दिखाती हैं? ये कहानियां भी इसी जहरीली हकीकत के अलग अलग पहलू दिखाती हैं। स्वीपर में भी घर में काम करने वाली मुस्लिम दलित महिला के लिए मिट्टी का एक अलग प्याला रखा जाता है जिसे घर के पाक बर्तनों से कोसों दूर रखा जाता है। और फितरी अमल कहानी तो और भी ज्यादा तकलीफदेह है। इसमें दिलजान बहू नाम की एक महिला है जो मैला ढोने का काम करती है। जी। वो जब किसी अशराफ के घर में घुसती है या बाहर निकलती है तो खुद जोर से खांस कर या आवाज लगाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। खुद क्यों? ताकि कोई पाक शरीफ आदमी उसे गलती से देखकर नापाक न हो जाए। हे भगवान, ये तो अपमान की इंतहा है। हाँ, और त्योहार के दिन भी उसे चाय मिलती है तो एक अलग टूटी हुई कोने में फेंकी हुई प्याली में। कहानी का शीर्षक फितरी अमल यानी स्वाभाविक क्रिया, यही इस त्रासदी पर सबसे बड़ा व्यंग है
कैसे इस भयानक शोषण और अमानवीय व्यवहार को समाज ने इतना सामान्य और स्वाभाविक मान लिया है कि शोषित को ही कि शोषित को ही अपनी अछूत स्थिति को बनाए रखने और लागू करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। है तो। और ज़किया मशहदी की कहानी गुड़ रोटी के बारे में क्या खास बात है? लेख उसे वैचारिक रूप से मजबूत बताता है। हाँ, गुड़ रोटी एक बहुत शक्तिशाली कहानी है और ये पसमानदा चेतना के उभार को दिखाती है। कैसे? कहानी में एक सैयद अम्मी है जो हर जुम्मे को गरीबों में गुड़ और रोटी बांटती हैं। ऊपर से देखने पर यह दान या खैरात लगती है, लेकिन असल में ये उनकी सामंती ठसक और अहंकार का प्रदर्शन है। ये बांटना सिर्फ दान नहीं, बल्कि अपनी ऊंची हैसियत जताना और रैयत यानी प्रजा पर अपना दबदबा कायम रखने का एक तरीका है। अच्छा। ये उस अनुभव को पकड़ता है जहां ऊंची जाति वालों की खैरात भी लेने वाले के लिए एक तरह का अपमान बन जाती है, जो उसे हर बार उसकी नीची औकात का एहसास कराती है। लेकिन कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आता है जब एक मजदूर का छोटा सा बेटा वो गुड़ रोटी लेने के बाद सबके सामने जमीन पर फेंक देता है। अरे, ये सिर्फ एक बच्चे का बचकाना गुस्सा नहीं है, लेख इसे पसमानदा चेतना के जन्म का प्रतीक मानता है। अच्छा। ये उस नई पीढ़ी का ऐलान है कि अब उन्हें खैरात नहीं बल्कि इज्जत और बराबरी का हक चाहिए। ये सामंती दानशीलता के पाखंड पर सीधी चोट है। ये वाकई चेतना के जन्म का क्षण लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेख में तश्तरी के बाहर के कुछ और साहित्य का भी हवाला दिया गया है जो पसमानदा समाज के पिछड़ेपन के कारणों पर रोशनी डालते हैं। जरा उन पर भी बात करें। बिल्कुल। डॉक्टर अयूब रायन की किताब में कुछ और कहानियों का जिक्र है जो इस समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की तस्वीर पेश करती हैं। खास तौर पर पसमानदा लेखक शराफत हुसैन की किताबों का जिक्र है। कुएं के बासी, अलमिया, खाकजादे जी। उनकी कहानियां बुनकर समुदाय की भयानक गरीबी, कर्ज के बोझ तले दबी जिंदगी, बिजली कटौती जैसी छोटी समस्याओं से होने वाली बड़ी तबाही और साहूकारों व्यापारियों के हाथों उनके आर्थिक शोषण का बेहद यथार्थवादी चित्रण करती हैं। लेकिन इन कहानियों की खास बात ये भी है कि वे सिर्फ मायूसी नहीं दिखाती, वे भयानक गरीबी और तंगी के बावजूद पसमानदा समाज के अंदर मौजूद ऊंचे नैतिक मूल्यों, इंसानियत और भाईचारे को भी उभारती हैं। अच्छा, ये भी है। जैसे उनकी कहानी एक बुनकर की का किरदार हाजी शिराज अंसारी या गहर होने तक का कासिम, जो खुद बेहद तंगी में होते हुए भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। तो आर्थिक शोषण एक बड़ा कारण है। शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी कैसे दिखाई गई है? शराफत हुसैन की ही एक और कहानी खैरात इसका सटीक उदाहरण पेश करती है। कहानी का एक पात्र है रेहान, जो अनपढ़ है। वो अपना काम धंधा छोड़कर नेताओं के पीछे घूमता रहता है, इस उम्मीद में कि कुछ मिल जाएगा। अच्छा। नतीजा ये होता है कि उसका परिवार ईद जैसे त्योहार पर भी दूसरों की खैरात पर निर्भर हो जाता है। वहीं उसकी पत्नी नजमा, जो थोड़ी पढ़ी लिखी है, इस सियासी पाखंड और नेताओं की असलियत को समझती है। ये कहानी सीधे सीधे शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। बिल्कुल। एक और कहानी अलमिया में मरगूब नाम का एक दिहाड़ी मजदूर किसी बड़े नेता का हेलीकॉप्टर देखने के चक्कर में अपनी उस दिन की मजदूरी गंवा देता है। अरे। ये उस खोखली, तमाशे वाली और प्रतीकात्मक राजनीति पर करारा व्यंग्य है जो पसमानदा समाज को हेलीकॉप्टर तो दिखाती है, लेकिन उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलती, उनके लिए रोजगार पैदा नहीं करती। और क्या धार्मिक शोषण या अपने ही नेतृत्व की विफलता जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं? हाँ, बिल्कुल। रजिया सजाद जहीर की एक कहानी मुअज़्ज़ज़ा का जिक्र है जी। इसमें नट जाति, जो एक घुमंतू मुस्लिम समुदाय है, उसका एक लड़का है मंजूशा। उसे कुछ अशराफ किस्म के लोग मजहबी जज्बात में भड़काते हैं और वो मुहर्रम का झंडा बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अच्छा। जबकि भड़काने वाले खुद साफ बच निकलते हैं। ये कहानी जैसे पसमानदा इतिहास का निचोड़ पेश करती है। कुर्बानी हमेशा पसमानदा देता है और फायदा या नाम अशराफ का होता है। इसके अलावा डॉक्टर महमूद भारती की कुछ नज़मों का भी हवाला है, जो समुदाय के अपने ही नेताओं और बुद्धिजीवियों की नाकामियों और उनकी बेज़मीरियों पर तीखा प्रहार करती हैं। और कुछ मिसालें जो अत्यधिक वंचना या लाचारी को दिखाती हूँ। कई कहानियां हैं। मोहसिन अजीमाबादी और यूनिस जावेद की कहानियों में गोरकन यानी कब्र खोदने वाले किरदारों का जिक्र है, जिनकी रोजी रोटी ही दूसरों की मौत पर टिकी है। हाँ। अली अब्बास हुसैनी की एक कहानी खुशकिस्मत लड़का तो दहला देती है। क्या है उसमें?
इसमें 8 साल का एक बच्चा हमीद एक अंधे फकीर को सड़क पर भीख मंगवाता है और उससे जो कमाई होती है उससे उसका घर चलता है। 8 साल का बच्चा। हाँ। और परिवार इस बच्चे को खुशकिस्मत समझता है। ये तो बचपन और भविष्य दोनों का सरेआम कत्ल है। ये तो बहुत ही भयावह है। और शफक की कहानी रक्स शरर में बच्चे कूड़े के ढेर से उठाकर जहरीली रोटियां खा लेते हैं और मर जाते हैं। ये सारी कहानियां मिलकर पसमानदा समाज के पिछड़ेपन के लिए अशिक्षा, गरीबी, आर्थिक और धार्मिक शोषण के साथ साथ उस साहित्यिक व्यवस्था को भी, हाँ, उस अशराफीवादी साहित्यिक और बौद्धिक निजाम को भी जिम्मेदार ठहराती हैं, जिसने इन कड़वी सच्चाइयों पर दशकों तक पर्दा डाले रखा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये लेख और खासकर तश्तरी संग्रह आखिरकार क्या संदेश दे रहे हैं? इनका निचोड़ क्या है? संदेश बहुत साफ और बुलंद है। तश्तरी सिर्फ एक कहानी संग्रह नहीं है। ये पसमानदा समाज की तरफ से अपने साहित्यिक आत्मसम्मान का, अपनी पहचान का और अपने वजूद का एक जोरदार ऐलान है। हाँ। ये उन तमाम अशराफ लेखकों, उन प्रगतिशीलों और उन नारीवादियों के सामने रखा गया एक आईना है, जिन्होंने मुस्लिम समाज में जाति के इस नासूर पर या तो जानबूझकर चुप्पी साधी रखी या उसे नजरअंदाज किया। ये किताब बताती है कि उनका साहित्य, उनकी बौद्धिकता, उनकी तरक्की पसंदी और उनकी सियासत असल में पसमानदा आवाम को बाहर रखने, उनकी उपेक्षा करने और उन्हें अदृश्य बनाए रखने की कीमत पर ही कायम रही है। तो फिर आगे की राह क्या दिखती है? क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, लेख का इशारा तो साफ है कि राह अब पसमानदा समाज को खुद बनानी होगी। अच्छा। उन्हें अपनी कहानी, अपनी पीड़ा, अपना संघर्ष और अपना इतिहास अब खुद कहना और खुद लिखना होगा। ये उम्मीद करना शायद बेकार है कि जो लोग सदियों से शोषक व्यवस्था के लाभार्थी रहे हैं वो ईमानदारी से शोषितों की आवाज बनेंगे। सही बात। तश्तरी इसी जरूरी बदलाव की एक मजबूत और उम्मीद जगाने वाली साहित्यिक शुरुआत है। ये भविष्य के पसमानदा साहित्य और पसमानदा चेतना के विकास के लिए एक नई रोशन राह खोलती है। ये जो बदलाव आ रहा है या आने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। उम्मीद तो यही है। क्या ये जमीनी हकीकत पर, सामाजिक न्याय की लड़ाई पर भी कोई असर डालेगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जब सदियों से दबाई गई आवाजें अपनी कहानियां कहना शुरू करती हैं, अपनी सच्चाई बयान करना शुरू करती हैं, तो समाज में क्या और कैसे बदलता है, ये देखना होगा। हाँ, ये देखना अहम होगा। आज की इस गहरी और यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।